इस कार्यक्रम के कुछ दृश्य कुछ दर्शकों को विचलित कर सकते हैं। दर्शक अपने विवेक से काम लें। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज की सुबह न्यूयॉर्क सिटी के लिए अच्छी नहीं है। मैंने सोचा लोग विमानों को इमारतों से क्यों टकरा रहे हैं? बहुत बड़ी तबाही। एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया है। अब मैं नहीं बच सकती। नहीं आप नहीं बचूंगी मैं अब दुआ कीजिए। हम सोच रहे थे कि आज जाने कितने लोगों की मौत होगी। दिल दहला देने वाला नजारा था। सड़क खाली कर दे, सड़क खाली कर दे। 9/11 की उस घटना से परिवार बिखर गए। बाप और बेटे, बहनें और भाई, पति और पत्नी बिछड़ गए। कह नहीं सकता, यहाँ मरीन्स मौजूद है और दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। जिंदा बचे लोग उन दोनों गिरे हुए टावर्स के करीब 15 लाख टन मलबे के नीचे फंसे हुए थे। उस धुएं के अंदर लोग मर रहे थे। अफरा तफरी मची थी। कुछ परिवार मिल गए। मुझे उसे ढूंढना है, चाहे कुछ हो जाए। कुछ नहीं मिल पाए। हम उसे लेकर ही घर वापस जाएंगे। लेकिन उन टावर्स के गिरने के बाद लोग उसके अंदर फंसे होंगे और मदद के इंतजार में होंगे। लोग अपने परिजनों को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। वो फंसे हुए थे, हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। काम बहुत मुश्किल था। उम्मीद नहीं थी कि हम कामयाब हो पाएंगे। सुबह के 9:55 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स की ऊपरी मंजिलें बुरी तरह से जल रही थीं। वहां पर हजारों अग्निशामक लोग पहुंच चुके थे। इस तरफ से जाओ, इस तरफ। उनमें जॉन मोराबिटो भी थे, जो नॉर्थ टावर लॉबी से आम लोगों को निकाल रहे थे। लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और सब बुरी तरह से चीख रहे थे। कुछ लोग जल चुके थे, कुछ लोगों को मलबे से चोट लगी थी और खून बह रहा था। तभी जॉन ने वो आवाज सुनी जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक भारी चीज पटक रहा हो और वो आवाज बार बार आ रही थी, बूम बूम। वो आवाज थी सड़क से टकराते शरीरों की। लोग ऊपर की मंजिलों से कूद रहे थे, जिससे हम समझ गए थे कि ऊपर के हालात सचमुच बहुत खराब हैं। अपने चारों ओर लाशें देखने के बाद जॉन की फिक्र और बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि इस अफरा तफरी के बीच उनका छोटा भाई माइकल भी मौजूद है। वहां से 2 ब्लॉक दूर दक्षिण में ट्विन टावर्स के साए में मौजूद एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल एडा डोल्च स्कूल से 500 बच्चों को बाहर निकाल रही थी। मैंने उनसे कहा कि तुम बैटरी पार्क में चले जाओ, अपने टीचर को ढूंढो, उसके पास ही रहो। बच्चों को स्कूल से निकालते वक्त एडा को एक और डर सता रहा था। उनकी छोटी बहन विंडी नॉर्थ टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर काम करती थी। मैं उस वक्त यही प्रार्थना कर रही थी कि मालिक वेंडी की रक्षा करना। मैं यहाँ बच्चों को बचा रही हूँ। उसके बाद साउथ टावर गिरने लगा। हमने अचानक ही उसके गिरने की तेज चीरती हुई आवाज सुनी। मैंने हवा का तेज झोंका महसूस किया। बहुत तेज गर्मी थी, चारों ओर राख उड़ रही थी। मेरे पांव जमीन से उखड़ गए थे और मैं हवा में उड़ रहा था। 3-3 दोनों में से
एक टावर गिर रहा है। मैं गला फाड़ कर चिल्ला रहा था, हे ईश्वर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। साउथ टावर गिर गया है। मैं पलटी तो मेरे सामने घना बादल था। भागो भागो हे ईश्वर बचा लो। हमारे पीछे से बहुत बहुत तेज हवा आ रही थी। कोई मुझे बचा लो। लग रहा था कि वो हमारी गर्दन काट देगी। हे ईश्वर। अभी तक बचे हुए नॉर्थ टावर की लॉबी में मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वहां घुप अंधेरा छाया था। मैं लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन रहा था। फायर फाइटर जॉन मोराबिटो बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी क्योंकि मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। साउथ टावर के गिरते ही जॉन समझ गए थे कि अब ये भी जल्दी ही गिरने वाला है। मुझे नहीं मालूम हम कहाँ हैं। हम किधर जाएं? जो हालात पहले खराब थे वो अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। नॉर्थ टावर तो अभी बचा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर ढह चुका है। उपनगर न्यू जर्सी में एक गर्भवती महिला लुइस बिजेले ये नजारा अपने घर में टीवी पर लाइव देख रही थी। वो नजारा दिल दहला देने वाला था। उनके पति पास्क्वाल नॉर्थ टावर की 64वीं मंजिल पर काम करते थे। दोनों इमारतें एक जैसी थीं और एक के गिरने के बाद जाहिर है कि दूसरे के गिरने का भी खतरा बना हुआ था। उधर नॉर्थ टावर की लॉबी में जॉन मोराबिटो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक रोशनी दिखी। वो एक खिड़की थी। ईश्वर ने संकेत दिया था। ये रही रोशनी। रोशनी की ओर बढ़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो इमारत से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच गए। तभी नॉर्थ टावर भी गिरने लगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी इमारत भी गिर रही है क्या? हाँ, वो दूसरी इमारत है। ये क्या हो रहा दूसरा है? टावर भी गिर गया। वो ढह गया है। भागो, चलो जल्दी। मैं सबसे चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ से भागो। सब चिल्लाते हुए भाग रहे थे। भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो। वो न्यूक्लियर विंटर जैसा था। चारों ओर राख ही राख थी। कुछ दिख नहीं रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। आज की सुबह वाकई एक दिल दहला देने वाली सुबह है। हम आपको ये खबर पूरी दे भी नहीं पाते कि दूसरी नई खबर आ जाती है। मेरी आंखों के सामने मेरे पति की मौत हो रही थी और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद 16 एकड़ में सिर्फ तबाही मच गई थी और उस जगह को उसी वक्त ग्राउंड जीरो नाम दे दिया गया। हाँ, एक ही गंध थी, जलने की गंध। तार और वाहन जल रहे थे। सब यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। ग्राउंड जीरो के बीचों बीच मलबे का ढेर पड़ा था। वहां पर 15 लाख टन से ज्यादा स्टील के बीम और सरिये करीब 7 मंजिल जितनी ऊंचाई तक पड़े थे। कोहरा सा छाया था। मलबे से धुआं ऐसे निकल रहा था जैसे मलबा जिंदा हो और सांस ले रहा हो। अब अग्निशामकों के सामने एक नई चुनौती थी। मलबे में दबे सैकड़ों जिंदा लोगों को बाहर निकालना। उस वक्त मुझे पहली बार लगा था कि अगर लोग नीचे दबे होंगे तो वो बाहर नहीं आ सकते। उन्हें वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल रही होगी, पर वो जिंदा होंगे। हमारी जिम्मेदारी थी उन्हें बचाना और हम वही करने जा रहे थे। ग्राउंड जीरो के जलते मलबे के बीच ही लोगों को अपने परिजन मिल सकते थे। हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। हम जानते थे कि कुछ लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और हमें उन्हें उस मुसीबत से उबारना था। जॉन के लिए ये तलाश निजी भी थी। उस अफरा तफरी के बीच फंसा एक अग्निशामक उनका भाई था। इन हालात में जॉन सिर्फ बुरे की आशंका ही कर सकते थे। मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि मैं घर कैसे जाऊंगा। मैं कैसे जा सकता था? वो मेरा छोटा भाई था।
मैं उससे बहुत प्यार करता था। हम सब एक दूसरे के बहुत निकट थे। मैं घर लौटकर लोगों का सामना कैसे कर सकता था? उसके बिना पूरा परिवार बिखर जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर चुका है। आज सुबह हमने जिस इमारत को देखा था वो अब नहीं रही। ट्विन टावर्स के गिरने के बाद हजारों लोग मारे गए, लेकिन जैसे किसी जादू के जोर से कुछ लोग बच भी गए जो मलबे में फंसे थे। 15 लाख टन स्टील और कंक्रीट के बीच से किसी को ढूंढ निकालने का काम आसान नहीं था। हम वहां पर ज्यादा दूर तक देख भी नहीं सकते थे। वहां पर अभी भी घना बादल छाया हुआ था। रिटायर्ड फायर फाइटर ली आईओपी भी मलबे के उस ढेर से लोगों को निकालने भागे। घायल लोग हमारी ओर भागे चले आ रहे थे। चारों ओर आग से निकलता धुआं फैला था। ली घायलों के बीच बड़ी बेताबी से किसी को ढूंढ रहे थे। उन्हें तलाश थी अपने बड़े बेटे फायर फाइटर जोनाथन आईओपी की। जोनाथन मेरा बड़ा बेटा था, पहला बच्चा। तो मेरे लिए वो खास तो था ही। वो 29 साल का शादीशुदा इंसान था, 2 बच्चों का बाप, परिवार से प्यार करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला। ली जब ग्राउंड जीरो के पास पहुंचे तो उन्होंने एक आवाज सुनी, डरा देने वाली आवाज। वो एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज थी। वो आवाज हमारी टंकी से निकलने वाली आवाज थी, जो 30 सेकंड तक स्थिर खड़े रहने पर बंद हो जाती है। तब सिर्फ एक आवाज आती है। मैं फौरन समझ गया कि नीचे कोई फायरमैन है, बेहोश है और उसे मदद की जरूरत है। ली समझ गए थे कि ऐसा ही एक संकेत उनके बेटे के पास से भी आ सकता है। वहां पर इस तरह के काफी संकेत आ रहे थे। वो आवाज डराने लगी थी। ली के एक और बेटे भी अग्निशमन विभाग में थे और वो भी ग्राउंड जीरो पर पूरी बेताबी से तलाश कर रहे थे उनके छोटे बेटे ब्रैंडन को। वहां पर हर जगह 4 से 5 इंच मोटी धूल जमी थी। कारें जल रही थीं, बाकी चीजें भी जल गई थी या टूट गई थीं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा नजारा भी कभी देखूंगा। कुछ लोग बातें कर रहे थे कि कितने फायरमैन मारे गए होंगे, सिर्फ फर्स्ट या सेकंड या फिर पूरी सेकंड अलार्म यूनिट्स। ब्रेंडन जानते थे कि उनके बड़े भाई भी उन लापता अग्निशामकों में से एक हैं। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मेरा भाई यहाँ कब पहुंचा था। क्या वो उनमें से किसी एक के साथ था या वो वहां देर से पहुंचा होगा। लेकिन इस अफरा तफरी और लगातार उठते सवालों के बीच भी इस बात में कोई शक नहीं था कि मलबे के ढेर पाइल में कुछ लोग और फंसे होंगे। हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि हम किसी ऐसी जगह जरूर पहुंचेंगे जहां से किसी चीज को उठाने के बाद उसके अंदर हमें राहत बचाव के इंतजार में बैठे लोग मिलेंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना था। ली उस वक्त वेस्ट स्ट्रीट पर थे। वहां पर मलबा शहर के एक मोहल्ले जितनी दूरी में फैला था, जिससे पाइल तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। बचाव कर्मियों के लिए उस जगह तक पहुंच पाना नामुमकिन सा था। कोई योजना नहीं थी और साधन भी कम थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही कुछ करना था। मैं वहां पहुंचा तो मुझे 3 लोग मिले। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। एक ने कहा, मैं जानता हूं कि बैक हाउस कहाँ है। मैंने कहा, ले आओ। उसने कहा कि मुझे हॉट वायर करना पड़ेगा। उसका मतलब था कि उसे चुराना पड़ेगा। मैंने उसे देखा और बोला, तो चुरा लाओ। वहाँ का नजारा दिल दहला देने वाला है। अभी तक धुआं निकल रहा है। करोड़ों लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही को टीवी पर लाइव देखा था। उनमें से एक रिचफील्ड न्यू जर्सी की जोएन हैटन भी थी। मैं अपने बच्चों को लेने स्कूल गई तो जो भी मिलता वो यही पूछता कि लेनी वहाँ है ना, लेनी वहाँ है ना। मैंने कहा कि हाँ, वो वहीं है। जोएन के पति लेनी एक FBI एजेंट थे और उन्हें आखिरी बार नॉर्थ टावर में राहत बचाव का काम करते देखा गया था। ये न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास का सबसे स्याह दिन है और अभी तक मरने वालों की संख्या का पता नहीं चला है। मैं वो सब देख रही थी, मेरे बच्चे देख रहे थे और
मेरे दिमाग में तबाही के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था। मैंने बच्चों से कहा कि अभी कुछ दिनों तक तुम्हारे डैड की कोई खबर नहीं आएगी, कम से कम 1 हफ्ते तक। कुछ लोगों को उस तरफ भी भेज दो, चलो जल्दी करो। ग्राउंड जीरो पर राहत बचाव के काम में जुटे लोगों को यकीन था कि गिरे हुए दोनों टावर्स के नीचे सैकड़ों लोग जिंदा फंसे होंगे और उनके पास वक्त बहुत कम है। वो ऐसी जगह पर फंसे थे जहाँ तेजी से धुआं भर रहा था। वहाँ ताज़ा हवा नहीं थी, लेकिन हम उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। लोग सुनहरे घंटे की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम किसी को घंटे भर के अंदर निकाल लें तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। वक्त बीता जा रहा था और जॉन मोराबिटो बड़ी बेताबी से अपने छोटे भाई माइकल को ढूंढ रहे थे, जो खुद भी एक फायर फाइटर थे। मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे उसे ढूंढना है, चाहे कुछ हो जाए। जॉन तो बस यही उम्मीद लगाए थे कि उनके भाई इमारतों के गिरने पर बच गए होंगे तो उनके जिंदा बच जाने की उम्मीद है। लेकिन जब उन्होंने लापता अग्निशामकों की आधिकारिक सूची देखी तो उनका डर यकीन में बदल गया। मैंने देखा था कि उस लिस्ट में मेरे भाई का भी नाम है। उसे देखने के बाद मेरी बेताबी और बढ़ गई थी। उसी वक्त ग्राउंड जीरो के दूसरे छोर पर एक और अग्निशामक बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था। मैंने तो मन ही मन में सोच लिया था कि अब जॉन नहीं रहा। वो थे जॉन के भाई माइकल। वो भी मान रहे थे कि उनके भाई नहीं रहे। जॉन अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन मुझे अपना काम तो करना पड़ेगा। अगर मैं जॉन के बारे में सोचूं, पोर्ट अथॉरिटी ने लिंकन और हॉलैंड टनल के अलावा जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज भी बंद कर दिया था। इस अफरा तफरी के बीच अधिकारियों को डर था कि कहीं लोअर मैनहट्टन पर फिर से हमला न हो जाए। हाई स्कूल प्रिंसिपल एडा डॉल्स ने अपने छात्रों और टीचरों को जमा किया और उनसे कहा कि वो अपने अपने घर चले जाएं। मैंने कहा कि देखो, अगर तुम क्वींस में रहते हो तो उस तरफ चल दो। मैं ब्रुकलिन में रहती हूँ, मुझे पुल के पार जाना है। जिसे ब्रुकलिन जाना हो मेरे साथ आ सकता है। लेकिन एडा को ये भी मालूम था कि वो किसी को छोड़कर जा रही हैं। अपनी छोटी बहन विंडी को, जो ट्रेडिंग कंपनी कैंटर फिट्जजेरल्ड में एक ब्रोकर की असिस्टेंट थी और उस कंपनी का ऑफिस नॉर्थ टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर था। किसी को विंडी की कोई खबर नहीं थी, पर एडा ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनकी बहन के ऑफिस पर पहली बार हमला नहीं हुआ था। मुझे 1993 का वो दिन याद है जब बमबारी की उस घटना के बाद हम दिन भर उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो उस रोज शॉपिंग कर रही थी। मेरे मन में बार बार आया कि काश वो आज भी शॉपिंग के लिए चली गई हो। जॉन मोराबिटो को ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उनके मन में बार बार भाई की मौत की ही बात आ रही थी। हार कर उन्होंने कुछ देर आराम करने की सोची। मैं बुरी तरह थक गया था। धूल और धुएं की वजह से मेरी आंखें जल रही थी। तभी मैंने वेस्ट स्ट्रीट की ओर देखा तो वहां मुझे एक फायर हाइड्रेंट नजर आया। अचानक उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। मैं पानी पी रहा था, तभी नजरें ऊपर गई। देखा, सामने मेरा भाई खड़ा है। मेरे मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फौरन चिल्लाया, माइक माइक। मेरे मुंह से निकला, रे तुम जिंदा हो। मैंने उसे बाहों में भर लिया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। फिर मैंने घर फोन करके बता दिया कि हम दोनों सही सलामत हैं। जब वो मुझे मिला तो मेरे कंधों से दुनिया का सबसे भारी बोझ उतर गया। मैंने उससे पूछा, कैसे हो जॉन, तुम ठीक तो हो, सही सलामत हो? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे वहां जाना है, काफी लोग फंसे हैं। ग्राउंड जीरो पर अग्निशामकों का एक और परिवार अपने परिजनों की तलाश में था। मैंने वहां पर जोनाथन के हाउस 288 के कुछ लोगों को देखा। कई लोग थे। उन्हें देखकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जब लियाओपी ने उनसे बात की तब उनके छोटे बेटे जोनाथन के जिंदा मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। उन्होंने मुझे देखा और अपने सिर झुका लिए। मैं फौरन समझ गया। लेकिन पिता ने बेटे की खोज का काम नहीं छोड़ा। अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। हौसला छूटा तो कामयाबी नहीं मिल सकती। उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। जब हम कदम बढ़ाएंगे तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे।
उसी वक्त सुलगते पायल के अंदर फंसे ओके 10-4 नॉर्थ टावर स्टे वेल बी, यहाँ एक आदमी है। एक शख्स ने अपनी आंखें खोली। ग्राउंड जीरो पर बचाव कर्मी बचे हुए लोगों को गिरे हुए टावर्स के मलबे के नीचे से निकालने के लिए वक्त से लड़ रहे थे। मलबा हटाया और खिसकाया जा रहा था। जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह आग सुलग रही थी। सैकड़ों इमरजेंसी वर्कर्स के मारे जाने की वजह से वहां अफरा तफरी सी मची थी। अग्निशामक भी बिना किसी योजना के उस इलाके में जिंदा बचे लोगों को ढूंढ रहे थे। इस तरफ से आइए, इस तरफ से आइए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी पहचाना नहीं जा रहा था। सिर्फ स्टील था, मलबे का ढेर था। लेकिन सारी यूनिटें तैयार हो जाएं, ऑपरेशन लैडर 6 शुरू होने वाला है। तभी अचानक फायर डिपार्टमेंट के रेडियो हरकत में आ गए। लैडर 6 आगे बढ़ो, शुरू करो। जेम्स, तुम अभी कहाँ हो? अपनी लोकेशन बताओ। उन्होंने कुछ बचे हुए लोगों को देख लिया। हम सुबह से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं। 40 किलोमीटर दूर लुइस और पास्कुआल बुजेली के रिवरवेल न्यू जर्सी वाले घर पर परिवार के सदस्य जमा हुए थे। लुइस को अपने पति से जुड़ी खबर का इंतजार था, क्योंकि वो उस वक्त नॉर्थ टावर में ही थे जब वो गिरा था। पास्कुआल की मां का बुरा हाल था। उन्होंने मेरा पेट पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी कि इस बच्चे को पिता तो चाहिए, इसे पिता तो चाहिए ही। उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा सदमा था कि वो अपने एकलौते बेटे की पत्नी को और उसके बड़े पेट को देख रही थी। उनका बेटा शायद नहीं रहा था। सुनो जेम्स, एक बार फिर बताओ तुम कहाँ हो? ग्राउंड जीरो पर। टावर 1 नॉर्थ टावर के किस तरफ है? स्टे अवे बी बॉय वाला। कमांड पोस्ट टू रेस्क्यू 1। पायल के अंदर से भी रेडियो संदेश आ रहे थे। अंदर फंसे इमरजेंसी वर्कर्स बचाव कर्मियों से बात कर रहे थे। टावर 1 स्टेयरवेल बी, यहाँ पहली मंजिल पर एक जख्मी नागरिक और चीफ भी हैं। बचे हुए लोग स्टेयरवेल बी के अंदर थे, जो नॉर्थ टावर का बचा हुआ इकलौता हिस्सा था। अग्निशामक माइकल मोराबिटो वहां पहुंचने की कोशिश करने लगे। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे उन लोगों की मदद करनी है। वो स्टेयरवेल बचे हुए कुछ लोगों के लिए एक कवच सा बन गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरी इमारत को नष्ट कर दिया था, लेकिन वो स्टेयरवेल बच गया था। वहां की सीढ़ियां कैंची जैसी थीं। माइकल को लगा कि उसके अंदर और भी लोग फंसे हो सकते हैं। वो अपने एक साथी के साथ उस स्टेयरवेल के कमजोर अवशेषों के बीच में से बचे हुए लोगों की तलाश में ऊपर चढ़ने लगे। हमारे पास ना तो रस्सियां थी, ना ही कोई और सुरक्षा का साधन। अगर हम दोनों नीचे चले गए और अचानक ही हम भी वहां फंस गए तो? माइकल का अंदाजा सही था। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक चौंका देने वाला नजारा देखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर अपना सिर हिलाया। उनके मुंह से निकला, अरे नहीं। फिर वो बोले, यहाँ एक आदमी जिंदा है। माइकल ने वहां पास्कुआल बुजेली को देखा था। जब टावर गिर रहा था तब वो किसी तरह से दबने से बच गए थे। मैं अचानक उठ बैठा और मैंने कहा, मैं जिंदा हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो स्टेयरवेल बी के पास ही मलबे के एक ढेर पर थे और उनसे कुछ ही फुट की दूरी पर 14 लोग और थे। वो तो वहाँ ऐसे बैठे थे मानो किसी पार्क में बैठे हों। लेकिन एक समस्या थी। पास्कुआल और उन अग्निशामकों के बीच पायल में एक गहरा गड्ढा था और माइकल और उनकी टीम समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें निकालने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है कि इमारत गिरते वक्त उनके अंदरूनी अंगों में गहरी चोट लगी हो। हम उनसे लगातार बात किए जा रहे थे ताकि वो शांत रहें, क्योंकि हमें उन्हें उस गड्ढे के पार लाना था। उन्हें लगा कि पास्कुआल को जल्दी और सुरक्षित तरीके से निकालने का एक ही उपाय है। उन्होंने उनके शरीर से रस्सी का एक हार्नेस बांध दिया। मैं थोड़ा सा आगे झुका तो किनारे से गिर गया और रस्सी के उस हार्नेस ने मुझे संभाल लिया। मैंने उन्हें पकड़ा और हम उन्हें झुलाते हुए इस गड्ढे के पार ले आए।
इस बीच हम उनसे लगातार बात कर रहे थे। उनसे कहा कि आप अपनी बीवी के पास जाएंगे, एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं वहां से बाहर आना चाहता था और बस अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। रिवरवेल, न्यू जर्सी में लुइस बुजेली को अपने पति से जुड़ी किसी खबर का इंतजार था। मैं उनके अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहती थी। मैं उस वक्त किचन की ओर जा रही थी, तभी फोन की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा कि ये फोन उठा लेती हूँ। फिर मैंने फोन उठाया और कहा, हेलो। मैंने कहा, लुइस मैं हूँ। ये आप है पस्कुआल? फिर मैंने पूछा, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं जिंदा हूँ। फिर वो पूछने लगी कि घर कब आ रहे हो, जल्दी आओ, बताओ ना घर कब आ रहे हो। मैंने कहा जल्दी ही आ रहा हूँ। इधर ग्राउंड जीरो पर सिर्फ 15 लोगों को ही पायल में से जिंदा निकाला जा सका था। बचाव का काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। पहुंचों की मदद में पोर्ट अथॉरिटी पुलिस के लेफ्टिनेंट बिल कीगन भी शामिल थे। हम जानते थे कि वो इमारतें वहां खड़ी रहती थीं, अब वो गिर चुकी थीं। कई साल तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने की वजह से बिल उसके नक्शे से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो जानते थे कि इन हालात में भी उसके अंदर जाने के कई रास्ते हैं। हम उस जगह तक कई रास्तों से पहुंच सकते थे, जमीन के नीचे से या दूसरी दिशाओं से, शहर के सबवे से, सुरंगों के रास्ते। लेकिन जब वो अपने एक सहयोगी से मिले तब उनका विश्वास भी डगमगा गया। वो मुझसे कुछ ऐसे लोगों के नाम बताने लगे जो मेरे करीबी दोस्त थे, लेकिन वो चले गए। मैंने कहा कि हो सकता है वो किसी अस्पताल में हो। तब उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, आप समझ नहीं रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब मेरी समझ में आया कि ये काम बिल्कुल अलग है और ये बेहद खतरनाक भी है। न्यूयॉर्क के इतिहास का ये सबसे बड़ा राहत और बचाव कार्य अब और मुश्किल हो गया था। पायल पर काम करते हुए अग्निशामक ब्रेंडन आयोल्पी बड़ी बेचैनी से बिल्डिंग 7 को भी देख रहे थे। गिरे हुए टावर्स के मलबों की वजह से वो इमारत भी बेहद कमजोर हो गई थी। वो इमारत तो सुबह से ही जल रही थी। सब वहां ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, काम कर रहे थे। हम जानते थे कि वो भी जल्दी ही गिर जाएगी। जहां कभी ट्विन टावर्स थे, उसके उत्तर में बिल्डिंग 7 थी और वो पिछले 6 घंटों से बुरी तरह से जल रही थी। आखिरकार वो भी ढह गई। जब किसी ने कहा कि भागो, तब मैंने देखा कि हमारी ओर बादलों का एक बवंडर चला आ रहा है। मैं एक कार की ओट में छिप गया था, तभी धुएं का एक बादल मुझसे टकराया। बिल कीगन के लिए तो ये शुरुआत भर थी। ऐसा लग रहा था कि पायल अभी तक नाराज है। उस धुएं में लोग मारे जा रहे थे, अफरा तफरी मची थी। ग्राउंड जीरो पर शाम ढली। टॉम, तैयार हो? मगर सिर्फ 15 लोगों को जिंदा बचाया जा सका था। जिंदा बचे दूसरे लोगों को बचाने के लिए बचाव कर्मियों को स्टील के उस जाल को पार करना था और कंक्रीट के ढेर के बीच से रास्ता बनाना था। तुम किसी सुरंग के अंदर चले जाओ, हो सकता है कि वहां पर कोई मिल जाए। राहत बचाव का ये काम बहुत ही मुश्किल था और उसके लिए काफी आदमियों की जरूरत थी। सैकड़ों इमरजेंसी वर्कर्स मारे जा चुके थे, लेकिन मदद आने लगी थी। देश भर के लोग काम छोड़कर ग्राउंड जीरो पर मदद करने आ रहे थे। मैंने सामान बांधा, अपनी एसयूवी पर बैठा और जर्सी टर्नपाइक की ओर चल पड़ा। वॉलंटियर फायर फाइटर लो एंजेली करीब 190 किलोमीटर का सफर तय करके डेलावेयर से लोअर मैनहट्टन आए थे। मैंने अपने चीफ से पूछा कि हमें औजार कहाँ से मिलेंगे। उन्होंने कहा, औजार? ये रहे तुम्हारे औजार। फिर हम अपने हाथों से ही मलबा खोदने लगे। मलबा हटाने का ये सबसे आसान तरीका था। वहाँ भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उनके वजन से अंदर मौजूद कोई जिंदा शख्स मारा जा सकता था, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया।
किसी ने कहा कि हम 20 लीटर की बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं और तब वहाँ पर उन बाल्टियों का ढेर सा लगने लगा। लू और दूसरे लोगों के लिए ग्राउंड जीरो पर राहत बचाव का काम करना शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला था, लेकिन धुन के पक्के ये जांबाज तो किसी तरह से जिंदा बचे लोगों को ढूंढना चाहते थे। मैं वहाँ लगातार खुदाई कर रहा था। मेरे हाथों में दर्द होने लगा। वो थक गए थे, लेकिन हम जानते थे कि हम एक बड़ा ही जरूरी काम कर रहे हैं। 12 सितंबर की सुबह तक अपने परिजनों की तलाश में आए लोग बेचैन होने लगे थे। पूरे शहर में गायब लोगों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। कहा जा रहा था कि वो शहर में भटक रहे हैं। लोग 2 दिन बाद भी घर नहीं लौटे थे। एडा डॉल्स तो ये मान रही थी कि नॉर्थ टावर में काम करने वाली उनकी छोटी बहन विंडी भी उन्हीं लोगों में होगी। हमें लग रहा था कि वो शायद भूल गई हो, शायद उसकी याददाश्त चली गई हो, शायद वो किसी अस्पताल में हो, वो शायद सदमे की वजह से कहीं छिपी हो। विंडी को ढूंढने की आखिरी कोशिश के तौर पर एडा ने लापता होने के पोस्टर लगाए ताकि कहीं से उनकी बहन की कोई जानकारी तो मिल सके। वो नजारा देखकर दिल भर आता था। हम जहां भी जाते, हर जगह लापता लोगों के पोस्टर ही पोस्टर और बैनर टंगे मिलते। ग्राउंड जीरो पर अब राहत और बचाव का काम ज्यादा सुनियोजित तरीके से होने लगा था, लेकिन बचने वालों की संभावना कम हो गई थी। अगर तुम्हें B2 तक जाने का कोई रास्ता मिले तो उससे वहां चले जाओ। अब इन्हें एक और बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा था। टावर्स में काम करने वाले लोगों के परिजनों के वॉइस मेल आने लगे थे। उन्हें लगा कि वो संदेश पायल के नीचे फंसे लोगों के हैं और वो मदद के लिए बिल कीगन के पास पहुंचे। एक छोटी सी बच्ची ने फोन पर कहा कि उसके डैड ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं, लेकिन मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उन्हें मदद चाहिए। उसकी आवाज से ही जाहिर था कि हम उनके लिए कुछ करें। कीगन ने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें उस बच्चे के डैडी नहीं मिले। कीगन इसकी वजह भी समझ गए। जिंदा लोगों के साथ टेक्नोलॉजी ने एक क्रूर मजाक किया था। एक ही वक्त पर बहुत से लोगों के फोन के सिग्नल सैटेलाइट से टकराए थे, जिन्हें उसने सैचुरेट कर दिया था। वो उन संदेशों को भेज रहा था, लेकिन फोन किए जाने के 24, 36 या 48 घंटे बाद मृतकों के वॉइस मेल 2 दिन बाद भी आ रहे थे। ग्राउंड जीरो पर जिंदा लोगों के राहत बचाव का काम अब लाशें निकालने का काम बन गया था। अग्निशामक ब्रेंडन आयोपी तो ग्राउंड जीरो पर 11 सितंबर से ही थे और वो अपने बड़े बेटे जोनाथन को ढूंढ रहे थे। हमारा तनाव बढ़ने लगा था। वो कहाँ हो सकता था, कहाँ गायब हो गया था। अपने भाई को ढूंढने की बजाय ब्रेंडन अब दूसरों की लाशें ढूंढ रहे थे। हमने उस शख्स को निकालने के लिए काफी मेहनत की थी। हमें सिर्फ एक हाथ मिला था, लेकिन वो एक इंसान का हाथ था और उसने शादी की अंगूठी पहन रखी थी। हमें इस बात की तसल्ली थी कि उस शख्स की बीवी को दफनाने के लिए उसके पति का कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन और दूसरे परिवारों के लिए अब ग्राउंड जीरो वो जगह नहीं थी जहां अवशेष मिल सकते थे। FBI अब स्टेटन आइलैंड पर मौजूद कचरा डालने के एक मैदान में भी खोज रही थी। संयोग से उस मैदान का नाम था फ्रेश किल्स। ग्राउंड जीरो से मलबे को वहां पहुंचाया जा रहा था और वहां अवशेषों की तलाश की जा रही थी। एजेंट जेरी फोर्निनो इस काम में मदद कर रहे थे। हम मलबे के ढेर में से अपने हाथों से छटाई कर रहे थे और इंसानों के अवशेष ढूंढ रहे थे। ये हमारा फर्ज था कि हम उन लोगों के परिवार वालों को कम से कम कोई ऐसी चीज तो दें जो वो याद के तौर पर अपने पास रख सकें। अब ली के लिए आखिरी उम्मीद थी जोनाथन का कोई अवशेष ढूंढना। ये काम भूसे में सुई ढूंढने जैसा ही था, लेकिन हमें करना तो था, कुछ तो करना ही था। हमने ठान लिया था कि वो चाहे जिस हाल में हो, हमें उसे घर ले जाना है।
हमले के हफ्ते भर बाद ग्राउंड जीरो पर किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद नहीं रह गई थी। अब तो एक ही काम बचा था, वहां बिखरे पड़े मलबे में से इंसानों के बचे हुए अवशेष ढूंढ निकालना। पायल पर काम करने वालों पर भी बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन अपने भाई की तलाश में जुटे ब्रेंडन आयोपी का मकसद सिर्फ एक था। कुछ समय के बाद इंसान के अंग मिलने पर भी कोई असर नहीं होता, ना ही बदबू से फर्क पड़ता है। पायल पर बस मेरा एक ही मकसद था, अपने भाई को ढूंढना। मुझे याद है कि मेरा सबसे बड़ा पोता जो 10 साल का था मेरे पास आया और पूछने लगा, बेपा आपको मेरे डैड मिले क्या? डैडी। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। फिर तो वो रोज ही पूछने लगा, आज वो मिले क्या? आपको मिले? लेकिन फिर करीब हफ्ते भर बाद उसने उसके बारे में पूछना बंद कर दिया। नवासी दिन तक आयोपी परिवार जोनाथन की तलाश में लगा रहा। फिर 8 दिसंबर को उन्हें एक अहम सुराग मिला। उन्हें उनके एक सहकर्मी की लाश मिली थी जो उस रोज उनके साथ साउथ टावर में था। जब हमें उनकी लाश मिली तब लगने लगा कि अगर ये यहाँ है तो फिर वो भी यहीं पर होंगे, इसी जगह पर। 9/11 की घटना के ठीक 3 महीने बाद जोनाथन आयोपी की लाश मिली। मैं एक इमारत के पीछे खड़ा हवा में खींच से भरा घूंसे चला रहा था। हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, आखिरकार ढूंढ लिया। तुम छिप गए थे लेकिन हमने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर मैंने खुद से पूछा कि आज का दिन खुशी से भरा कैसे हो सकता है? कोई मतलब ही नहीं बनता। वो हमारे लिए जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। न्यूयॉर्क सिटी में जिस कंपनी ने अपना एक जवान खोया था, वही कंपनी अब उसकी लाश निकाल रही थी। उस रोज ब्रेंडन और मैंने कुछ और लोगों के साथ जोनाथन की लाश निकाली और उसे घर ले आए। एडा डॉल्च को भी अपनी बहन विंडी की खबर मिल गई। वो भी उस हमले में मारे गए कैंटर फिट्जजेरल्ड के 658 कर्मचारियों में से एक थी। एडा के परिवार ने अपने डीएनए के नमूने दिए ताकि विंडी के अवशेष की पहचान की जा सके। हम इस मामले को कैसे खत्म कर सकते थे? मेरी माँ का तो बहुत बुरा हाल था। हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत। 2001 के क्रिसमस के दूसरे दिन उनके पास कोरोनर के ऑफिस से एक फोन आया। मैं इसे इत्तेफाक नहीं मानती कि वेंडी की पहचान उसके 2 मोलर दांतों से हुई थी। उसकी मुस्कान इतनी लाजवाब थी कि लोग उसके दांतों को हमेशा देखते थे। शायद इसी वजह से हमें भी उसके दांत ही मिले। ये बात है तो अजीब सी, लेकिन इसी से हमें सुकून मिला था। विंडी की लाश के कई और अंग मिले, लेकिन अधिकारियों के बार बार के फोन से दर्द और भी बढ़ रहा था। हमने कहा, अब हमारे पास फोन मत कीजिएगा। हम कोई पहेली नहीं हल कर रहे। हमें मालूम है कि वेंडी अब इस दुनिया में नहीं है। अब हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए। आयोपी परिवार और एडा डॉल्च बहुत खुशनसीब थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारे गए आधे से ज्यादा लोगों के अवशेष तो मिले ही नहीं। उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिल पाया। मैं जानती थी वो अब नहीं रहे, पर अपने बच्चों से क्या कहती। बस यही उम्मीद कर रही थी कि हमें कुछ तो मिल जाए। जोएन हैटन भी उनमें से एक हैं जिन्हें कोई अवशेष नहीं मिला। काश मुझे भी कुछ मिल जाता, लेकिन अब शायद नहीं मिलेगा। उनके पति FBI एजेंट लेनी हैटन उस रोज नॉर्थ टावर के ढहने पर मारे गए थे। फिर स्टैटन आइलैंड के उस कचरे के मैदान फ्रेश किल से उनकी एक चीज मिली। वहां लेनी की 9 मिलीमीटर की सर्विस गन के कुछ पिघले हुए अवशेष मिले। मैंने उसे हाथ में थाम रखा था। मेरे दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। मैं उसे अपने पास रखना चाहती थी क्योंकि वो उनसे जुड़ी थी। मैं उसे रखना चाहती थी ताकि मेरे बच्चों के पास उस हादसे की एक याद तो रहे, लेकिन हमारे पास
दफन करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं उनकी कब्र भी नहीं बना सकती थी जहां मेरे बच्चे जा सकें। फिर मैंने उसे ही दफन कर दिया। हजारों लोगों ने करीब 7.5 महीने तक ग्राउंड जीरो पर लाशों को ढूंढा था। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और पोर्ट अथॉरिटी के अफसरों के अलावा हजारों कंस्ट्रक्शन वर्कर और वॉलंटियर भी इस काम में जुटे थे। ग्राउंड जीरो से स्टील का आखिरी टुकड़ा हटाने के बाद वहां पर सफाई और लाश ढूंढने का काम बंद कर दिया गया। पोर्ट अथॉरिटी के लेफ्टिनेंट बिल कीगन ने वहां काम बंद करने की घोषणा की। स्टील का आखिरी टुकड़ा पूर्व में कैनेडी एयरपोर्ट की ओर कनाल स्ट्रीट तक जा रहा है। अब यहां पर हमारा काम खत्म होता है। थैंक यू सेंट्रल। ओवर। अब क्या? टावर्स ढहने के बाद पलक झपकते ही लाखों जिंदगियां बदल गई थीं। उनके साथ हमारे सामने भी यही सवाल था, अब क्या? ईश्वर की कृपा से मुझे न सिर्फ मेरा भाई मिल गया था, बल्कि वो जिंदा था और एक फायर फाइटर था, मेरे साथ काम कर रहा था। कुछ लोगों को नया जीवन मिला था। गुदगुदी हो रही है। उस हादसे में जिंदा बचने के 2 महीने बाद पास्कुआल बुजेली और लुइस के घर आई उनकी पहली बेटी। उसका नाम रखा गया होप। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो मेरे सामने पैदा हुई। मैं वाकई खुशनसीब हूं जो उसके जन्म को देख पाया। 9/11 से प्रभावित ज्यादातर लोगों को अब जीने के नए रास्ते खोजने थे। इतने साल बाद मुझे एहसास हुआ कि हम वो जिंदगी दोबारा नहीं पा सकते जो हमारे पास थी। मैंने इस हकीकत के साथ जीना सीख लिया है। हम उसकी वजह से जीना नहीं छोड़ सकते। गनीमत है कि ईश्वर ने हमें मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया है। लेकिन आगे क्या? अच्छा यही है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। सबसे जरूरी है ये सोचना कि कल क्या होगा।